वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त वेब सीरीज को लेकर आया हूं जिसका नाम है असुर, जो 2020 में रिलीज हुई थी। रिसेंटली इसका सीजन 2 भी आया है, वो भी लाऊंगा जरूर। तो चलिए फटाफट से पहले सीजन को देख लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 11 साल पहले वाराणसी। रात के वक्त शुभ नाम का एक टीनेज बच्चा और उसका फादर किसी की पूजा वगैरह करते रहते हैं। पूजा वगैरह होने के बाद ये सारे लोग मिलकर नाव के जरिए से अपने घर जाने लगते हैं। अब शुभ की फैमिली पंडित होने की वजह से शुभ का फादर अभी से ही शुभ को सारे पूजा पाठ के काम सिखाते रहता है। खैर यहाँ पर बात यह है कि पिछले कुछ टाइम से शुभ अपने फादर को कुछ अजीब तरह से देखते रहता है। शुभ का फादर पानी पीते समय शुभ से यही पूछने लगता है कि इतनी देर से मुझे क्यों घूर रहे हो। तभी थोड़ी देर बाद शुभ के फादर की डेथ हो जाती है। नाव से ही वो पानी में गिर जाता है। नाव में के लोग फटाफट से शुभ के फादर को किनारे पर लाते हैं, लेकिन अपने फादर की मौत को देखकर शुभ जरा भी रिएक्ट नहीं करता। अंतिम संस्कार वगैरह होने के बाद हम ये देखते हैं कि शुभ के हाथ में इसके फादर की उंगली है, कटी हुई उंगली। खास सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर निखिल नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल निखिल अमेरिका में FBI ट्रेनिंग सेंटर में लोगों को लेक्चर्स देते रहता है। एक्चुअली निखिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है। डेड बॉडी को देखकर ही समझ जाता है कि इसकी मौत कैसे हुई। खैर क्लास वगैरह होने के बाद निखिल के पास इसका एक दोस्त आता है एक छोटे से केस में हेल्प करने के लिए। निखिल मरे हुए बंदे की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स देखकर ही अपने फ्रेंड को ये बता देता है कि उस बंदे का मर्डर हुआ, उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी। उसके बाद सीन न्यू दिल्ली में शिफ्ट होता है। रात के वक्त जब एक लड़की किसी किचन में काम कर रही होती है, तभी किचन में एक अनजान बंदा आकर इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। पहले तो इसके सर पर वार करता है, उसके बाद माइक्रोवेव में इसका सर घुसाकर जला देता है। लड़की को मारने के बाद एक कार के जरिए से इस लड़की की डेड बॉडी को किसी जगह पर लाकर इसके ऊपर कुछ गोश्त के टुकड़े फेंकने लगता है। आसपास के कुत्ते इस डेड बॉडी के पास आकर इस गोश्त के साथ साथ इस लड़की के गोश्त को भी खाने लगते हैं। इस तरफ अमेरिका में निखिल की फैमिली को दिखाया जाता है। इसकी पत्नी का नाम होता है नैना। इन दोनों की एक बच्ची भी होती है। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि निखिल अपनी जॉब से खुश नहीं है। मतलब ये लेक्चर्स वगैरह देना इससे बोरिंग काम। ये फील्ड में वर्क करना चाहता है, रियल डेड बॉडीज को एनालिसिस करना चाहता है। लेकिन नैना के कारण ही निखिल अमेरिका आया है। नैना को पसंद नहीं होता कि निखिल अपने काम पे लगकर इसकी फैमिली को भूल जाए। इस तरफ न्यू दिल्ली में पुलिस वालों को उस डेड बॉडी की खबर मिलने पर डेड बॉडी को देखने के लिए उस खेत पर आते हैं। एक्चुअली पुलिस वाले नहीं, CBI ऑफिसर्स। इस डेड बॉडी की हालत को देखकर इन लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। डेड बॉडी पूरी तरह से जली हुई, इसके चेहरे पर एक असुर का मास्क लगा होता है। CBI ऑफिसर लोलार्क इसकी फोटो खींचकर निखिल को सेंड करता है। एक्चुअली निखिल कुछ सालों पहले CBI में काम किया करता था। निखिल का फोन निखिल की बेटी के हाथ में होने की वजह से वो डेड बॉडी को देखकर ये बहुत डर जाती है। इस तरफ न्यू दिल्ली में धनंजय राजपूत नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। भाई हमारे अरशद भाई साहब शॉर्टकट में DJ कहकर बुलाते हैं। आई थिंक ही इज ए फॉरेंसिक हेड। नुसरत नाम की एक लड़की से डेड बॉडी के बारे में पूछने लगता है। मतलब डेड बॉडी की शिनाख्त हुई, कौन थी वो लड़की। नुसरत कहने लगती है कि सिर्फ डेड बॉडी टोटली डैमेज हो चुकी है, डीपली ऑटोप्सी करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। उसके बाद DJ की थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। DJ की वाइफ संध्या कुछ काम से दूसरे शहर गई होती है, उसी से थोड़ा बहुत चैटिंग वगैरह करने लगता है। इस तरफ अमेरिका में नैना निखिल के बारे में उस पिक्चर के बारे में पूछने लगती है, वो लोग क्यों तुमको मैसेजेस कर रहे हैं। निखिल नैना को एक सच बताने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से निखिल को अलग अलग जगहों के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं और जो कोई भी बंदा निखिल को वो लोकेशन शेयर कर रहा है उस जगह पर डेड बॉडीज पाई जा रही है। निखिल ये सारे लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स डॉलर को भेज रहा है। इस तरफ इंडिया में DJ और नुसरत इस डेड बॉडी की ऑटोप्सी करने लगते हैं। इसी दरमियान में DJ ये ऑब्जर्व करता है डेड बॉडीज के दोनों हाथों की उंगलियां थोड़ी कटी है। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को देखकर ये बात पता चलती है कि ये काम कुत्ते ने किया, लेकिन राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को किसी शार्प नाइफ से काटा होगा। ये देखकर DJ अपने कैबिन में जाकर अपने कुछ पुराने फाइल्स को रेफर करके अपनी टीम को बुलाकर ये कहने लगता है कि पास्ट में 2 ऐसे केसेस आए थे जिनका राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर कटा हुआ था, जिसका मतलब शायद ये काम सीरियल किलर का हो सकता है। नुसरत कहने लगती है कि शायद ये केस दूसरों से अलग है क्योंकि इस केस में अजीब का मास्क मिला। हर दूसरे दिन CBI का हेड बार बार निखिल को कॉल करते रहता है, मैसेजेस वगैरह करते रहता है, मतलब दोबारा जॉब पर आने का ऑफर देते रहता है। लेकिन निखिल नैना की वजह से ही इन लोगों को कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। यहाँ पर एक और छोटी बात ये है कि एक्चुअली निखिल DJ का ही स्टूडेंट होता है, होनहार स्टूडेंट, और उसी तरह बाकी स्टूडेंट से थोड़ा हटकर ही सोचता है। इस तरफ इंडिया में DJ के लिए एक पार्सल आता है। इसमें एक CD होती है।
एक्चुअली किलर ने डीजे को ये सीडी भेजा होता है। डीजे इस सीडी को प्ले करते हुए अपने टीम मेंबर्स को भी सुनाने लगता है। पता चलता है कि इस ऑडियो में उस किलर ने बहुत ही साफ हिंदी बोली होती है और उसी तरह स्पेशली डीजे को ललकारते रहता है। इस तरफ अमेरिका में निखिल नैना को समझाने की कोशिश करने लगता है कि इंडिया में इसकी सख्त जरूरत है। न्यू दिल्ली में जो मर्डर्स हो रहे हैं उसका निखिल से कुछ न कुछ लेना देना जरूरी है। नैना निखिल से एक ही बात कहती है, अगर तुमको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आने वाली। इस तरफ इंडिया में सीबीआई वालों को वो गाड़ी मिल जाती है जिससे डेड बॉडी को लाया गया था। ये खबर सुनने के बाद डीजे फटाफट से उस कार के पास पहुंच जाता है। जब डीजे इस गाड़ी का दरवाजा ओपन करके अंदर चेक करने की कोशिश करने लगता है तभी सेल्फ कंबशन की वजह से इस गाड़ी में आग लग जाती है। मतलब किलर ने ऐसा सेटअप करके रखा होता है ताकि पुलिस वालों को कोई भी सबूत ना मिले। पुलिस वाले बस देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। दूसरी तरफ नुसरत अपने लैब में बैठकर कंप्यूटर के जरिए से उस डेड बॉडी की फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में लगी रहती है। हर सुबह होने के बाद मरी हुई औरत के घर में जब उसकी काम वाली आती है, किचन का माहौल देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से ये बंदी पुलिस वालों को कॉल करके यहाँ पर बुलाने लगती है। दूसरी तरफ जब डीजे अपने घर आता है, डीजे की वाइफ डीजे के लिए एक पार्सल भेजी होती है। उस पैकेट को ओपन करने पर एक पेनड्राइव होता है। जब डीजे उस पेनड्राइव को अपने लैपटॉप में इंसर्ट करता है तभी एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली किलर ने जिस औरत को मारा वो और कोई नहीं, डीजे की वाइफ होती है और वही किलिंग वीडियो इस पेनड्राइव में मौजूद होती है। ये चीज देखकर डीजे के तो होश ही उड़ जाते हैं और इसी तरह बाकी टीम मेंबर्स को भी ये बात पता चल जाती है कि डेड बॉडी डीजे की वाइफ की है। उसके बाद सीन दोबारा 18 साल पहले शिफ्ट होता है वाराणसी। बचपन से ही शुभ का दिमाग बहुत ही तेज होता है। वो मुंह बोली गीता को ही याद कर चुका होता है, लेकिन शुभ का फादर शुभ को अप्रिशिएट करने के बजाय हमेशा इसको डांटते रहता है। शुभ के फादर का मानना यह होता है कि शुभ पैदा होने के बाद ही ये इसकी माँ को खा गया। हमेशा शुभ को असुर असुर कहकर बुलाते रहता है, लेकिन शुभ का दादा अपने बेटे को डांटते रहता है कि अपने बेटे से ऐसे बात करते हैं। अपने फादर के मुंह से ऐसी कठोर बातें सुनने के बाद शुभ उसी रात अपने गली के एक छोटे से कुत्ते को जलाकर मार देता है। खैर प्रेजेंट डे पर डीजे के टीम मेंबर्स और उसका हायर ऑफिसर डीजे के घर आते हैं इसको कंडोलेंस देने के लिए। पूछताछ के दौरान डीजे अपने हायर ऑफिसर से यही कहने लगता है कि संध्या से ज्यादा फोन में बात नहीं हुआ करती थी, ये दोनों ज्यादा टेक्स्ट के जरिए से ही बात किया करते थे। रात को भी संध्या की साइड से मैसेज आया था, लेकिन अब जाके डीजे को ये बात पता चली कि टेक्स्ट का रिप्लाई संध्या नहीं कर रही थी, वही किलर कर रहा था। तभी डीजे उस वीडियो में किलर के गर्दन पर एक टैटू को ऑब्जर्व करता है। डीजे का हायर ऑफिसर डीजे से कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा ही एक काबिल बंदा अब इस केस पर काम करेगा। खैर उसके बाद नागालैंड के दीमापुर में किसी बंदे को किसी जंगल में एक बंदे की लाश मिलती है और इस डेड बॉडी के पास वही मास्क होता है। उसके बाद क्या था, नागालैंड के पुलिस वाले यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन वगैरह करने लगते हैं। इस तरफ निखिल न्यू दिल्ली आकर सीबीआई में ज्वाइन हो जाता है। लोलार के टेबल पर इसे केस के रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स पड़े होते हैं। किलर के गले पर बने हुए उस टैटू को देखकर निखिल पहचान लेता है कि ये बंदा नागालैंड से है। लोलार्क अपने टीम मेंबर को बुलाकर कहने लगता है कि फटाफट से इन फोटोग्राफ्स को नागालैंड के पुलिस स्टेशन में भेज दो। अब इस तरफ नागालैंड में नागालैंड की पुलिस उस डेड बॉडी की इंस्पेक्शन करती रहती है। इस बंदे की डेड बॉडी को देखकर पता चलता है कि इसके गर्दन के पास भी वही टैटू लगा हुआ है। उसके बाद क्या था, नागालैंड पुलिस सीबीआई वालों को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। खैर उसके बाद निखिल डीजे से मिलने के लिए आता है। पहले तो इन दोनों के बीच थोड़ी पर्सनल बातें होती है। उसके बाद निखिल डीजे से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है, मतलब डीजे और संध्या का कैसा रिलेशनशिप था। यहाँ पर डीजे एक सच बताने लगता है कि संध्या का किसी बंदे के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात डीजे भी जानता है, जिसकी वजह से संध्या डीजे से डिवोर्स चाहती थी। खैर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में रसूल नाम का एक टेक्नीशियन भी होता है। लोलार्क रसूल के पास आकर केस के कुछ अपडेट्स मांगने लगता है। सो रसूल लोलार्क को किचन के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि वो किलर मास्क पहनकर बहुत ही आसानी से संध्या के किचन में घुस गया। दूसरी तरफ नुसरत और एक और बंदा नागालैंड आते हैं उस बंदे की डेड बॉडी को चेक करने के लिए। इंस्पेक्टर नुसरत को इस बंदे के डिटेल्स बताने लगता है। बंदे का नाम होता है लाल और उसी तरह लाल काफी सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व था। उसके बाद जब नुसरत वापस दिल्ली आती है तो नुसरत की मुलाकात निखिल से होती है। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद नुसरत निखिल को लाइक करती है। थोड़ी बहुत बातें होने के बाद निखिल और नुसरत लाल की ऑटोप्सी करने लगते हैं। लाल के लंग्स को देखकर निखिल पता कर लेता है कि लाल को अस्थमा था और किसी ने लाल को बहुत ही प्लान से मारा गया। दूसरी तरफ रसूल को संध्या की गाड़ी में एक हिडन जीपीएस ट्रैकर मिलता है। उसके बाद रसूल और कुछ डिटेल्स हासिल करके
निखिल लोलार्क नुसरत को कुछ फैक्ट्स बताने लगता है कि एक्चुअली संध्या का लास्ट लोकेशन उसके घर के पास ही दिखा रहा था, जिसका मतलब सारा शक डीजे पर ही जाता है और उसी तरह डीजे के फोन को किसी ने भी हैक नहीं किया। यह सब कुछ सुनने के बाद इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। नागालैंड में पुलिस वाले लाल के घर को फाइंड आउट करके उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को कुछ सबूत मिलते हैं, जैसे पैसे और अस्थमा के इनहेलर्स। सो इन सारे सबूतों को दिल्ली सेंड कर देते हैं। हर सुबह होने के बाद नुसरत निखिल को संध्या का एक सीक्रेट बताने लगती है। संध्या की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बात पता चली कि संध्या प्रेग्नेंट थी। दूसरी तरफ जब रसूल डीजे का फोन चेक कर रहा होता है, डीजे के फोन में लाल का एक वीडियो होता है। नागालैंड में पुलिस वाले जब दोबारा क्राइम सीन की इंस्पेक्शन करने लगते हैं तो पुलिस वालों को वहाँ पर एक और अस्थमा का इनहेलर मिलता है। खैर उसके बाद निखिल लाल के घर में पाए गए सारे सबूतों को चेक करने लगता है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ नोट्स और इनहेलर्स भी होते हैं। निखिल एक बंदे से कहने लगता है कि उन नोट्स में कुछ लोगों की फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के लिए कहता है, स्पेशली डीजे सर की। उसी रात रसूल डीजे का सिस्टम चेक करके लोलार को एक और शॉकिंग न्यूज बताने लगता है। संध्या के गाड़ी में जो जीपीएस ट्रैकर मिला था वो ट्रैकर डीजे के सिस्टम से ही लिंकअप था। मतलब डीजे संध्या को ट्रैक कर रहा था। और उसी तरह संध्या के किचन में जो बंदा गया मास्क पहनकर, वो और कोई नहीं लाल ही है, जो नागालैंड में मरा पड़ा था। लाल का ट्रैवल रिकॉर्ड चेक करने पर यह बात पता चलती है कि लाल 2-3 बार दिल्ली आया था। हर सुबह होने के बाद निखिल, लोलार्क, नुसरत अपने सुपीरियर के पास जाकर एक थ्योरी को रखने लगते हैं। मतलब सारे सबूत डीजे पर ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। डीजे को पता चल गया था कि संध्या का किसी बंदे के साथ अफेयर चल रहा था। सो डीजे ने लाल से मुलाकात करके संध्या का मर्डर करवा दिया और लाल के जरिए से डीजे का सच बाहर ना पड़े, डीजे ने लाल के इनहेलर में कुछ दवाई मिला दी। उसको इनहेल करने के बाद वो मर गया। और इसी तरह लाल के घर में पाए गए नोटों के ऊपर डीजे के फिंगरप्रिंट्स मौजूद है। ये सारी बातें सुनने के बाद हायर ऑफिसर भी शॉक में रह जाता है। मतलब किसी को भी यकीन नहीं होता कि डीजे ने अपनी वाइफ का कत्ल किया। खुद निखिल का जमीर नहीं मान रहा होता, लेकिन सारे सबूत तो इन लोगों के सामने है। उसके बाद निखिल पर्सनली डीजे से मुलाकात करके अपनी थ्योरी के बारे में बताने लगता है। डीजे यही कहने लगता है कि मैं क्यों संध्या को मारूंगा, मैं लाल को जानता तक नहीं, कोई मुझे फ्रेम कर रहा है। लेकिन निखिल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली डीजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है संध्या के मर्डर केस में। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 18 साल पहले वाराणसी। एक दिन शुभ का दादा शुभ को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गया, क्योंकि ये बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होता है। डॉक्टर शुभ को एक किताब पढ़ने के लिए कहता है। झटके में शुभ उस पेज को याद करके उस डॉक्टर को सुनाने लगता है। सुबह डॉक्टर शुभ के दादा से कहने लगता है कि शुभ का IQ लेवल बहुत ही ज्यादा है। ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो दुनिया का उद्धार कर सकते हैं या तो फिर दुनिया को बर्बाद भी कर सकते हैं। आप अपने बेटे से कहिए कि शुभ के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करे, उसको असुर राक्षस ना बुलाया करे। हर प्रेजेंट डे पर वही किलर निखिल को दोबारा 3 कोऑर्डिनेट्स भेजता है। सो उसी वक्त निखिल रसूल को भूलकर इन कोऑर्डिनेट्स का लोकेशन पता करने के लिए कहता है। तो रसूल उन तीनों कोऑर्डिनेट्स का लोकेशन पता कर लेता है। इन तीनों में से एक कोलकाता, गुड़गांव, न्यू दिल्ली का होता है। कोलकाता की पुलिस को किसी जगह पर एक गाड़ी में एक बंदे की लाश मिलती है। दूसरा लोकेशन होता है गुरुग्राम। जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उस जगह पर कब्रिस्तान होता है। तीसरे लोकेशन पर पहुंचने पर सीबीआई वालों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये कॉफिन बनाने की एक दुकान होती है। सो ये देखकर निखिल की टीम को कुछ समझ में नहीं आता। जब कोलकाता के लोकेशन पर डेड बॉडी पाई गई तो बाकी 2 लोकेशन पर भी किसी न किसी की डेड बॉडी पाई जानी चाहिए। उसी वक्त नैना निखिल को वीडियो कॉल करके निखिल को एक सरप्राइज देने लगती है कि नैना और उसकी बच्ची इंडिया आने वाले हैं। इसी बातों ही बातों में निखिल ये देखता है कि नैना के अंगूठे पर एक बैंडेज लगा हुआ है। मतलब थोड़ी बहुत चोट आई थी इसको। ये देखकर निखिल के दिमाग में एक चीज खनकती है। लाल के घर में पाए गए नोटों को दोबारा लैब पर भेजने के लिए कहता है। स्पेशली हर एक नोट के टॉप और बॉटम के फिंगरप्रिंट्स को चेक करने के लिए कहता है। उसके बाद निखिल और लोलार्क उस कॉफिन दुकान पर जाते हैं। उस कमरे में निखिल एक टाइमर को देखता है जिसमें 9 घंटे का समय होता है। मतलब ये वॉच उल्टी चल रही होती है। निखिल समझ जाता है कि किलर इन लोगों को कुछ हिंट दे रहा है। मतलब इनके पास 9 घंटे का समय है किसी को बचाने के लिए। कमरे की इंस्पेक्शन करने पर निखिल ये भी पता कर लेता है कि कल रात को किसी ने फ्रेश कॉफिन बनाया। उसके बाद जब निखिल वहाँ से जा रहा होता है, किसी बंदे का कुत्ता किसी को देखकर भौंक रहा होता है। इस दुकान के बारे में पता करने पर यह बात पता चलती है कि ये दुकान जॉर्ज नाम के एक बंदे का है और कल रात से जॉर्ज अपने घर नहीं गया। उसी वक्त फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से एक बंदा निखिल को कॉल करके ये बताने लगता है कि उन नोटों के ऊपर डीजे के सिर्फ थंबप्रिंट्स है। यह सुनने के बाद निखिल यही सोचने लगता है, क्या मैंने डीजे सर के मामले में कोई गलती की? क्या सच में वो किलर डीजे सर को फ्रेम कर रहा था?
उसके बाद निखिल रसूल को बोलकर जॉर्ज का फोन ट्रैक करने के लिए कहता है। पता चलता है कि उसका लास्ट लोकेशन गुड़गांव कब्रिस्तान में पाया गया। उसी वक्त निखिल को उस कुत्ते के बारे में याद आता है जो भौंक रहा था। मतलब एक्चुअली वो कुत्ता एक पुरानी गाड़ी पर भौंक रहा था। इस गाड़ी की डिक्की ओपन करने पर इसमें जॉर्ज बेहोश पड़ा होता है। एट द सेम टाइम डीजे जेल से निखिल को कॉल करके ये बताने लगता है कि निखिल तुम खतरे में हो। किलर ने तुमको जानबूझकर कोऑर्डिनेट्स इसलिए भेजा क्योंकि किलर चाहता था कि तुम इंडिया आओ। निखिल कहने लगता है कि सर कल मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मुझे थोड़ा जरूरी काम है। उसी वक्त जॉर्ज होश में आकर ये बताने लगता है कोई बंदा अजीब का मास्क पहनकर इसको बेहोश किया। उस असुर ने एक जिंदा आदमी को जॉर्ज के सामने ही कॉफिन में बंद कर दिया। उसके बाद निखिल की टीम दोबारा गुड़गांव आकर उस कब्रिस्तान में कॉफिन को तलाश करते रहते हैं। निखिल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फाइनली उस कॉफिन को ढूंढ ही लेता है। जब पुलिस वाले इस कॉफिन बॉक्स को ओपन करने लगते हैं तभी इस बॉक्स से अजीब की गैस आती है। उसी तरह से कुछ वेपन्स भी आकर काफी सारे पुलिस वालों की जान जाती है। इस गैस को स्मेल करने के बाद निखिल और लोलार्क बेहोश गिर जाते हैं वहीं पर। तभी हम ये देखते हैं कि इस कॉफिन बॉक्स से एक बंदा बाहर आकर निखिल को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 11 साल पहले वाराणसी। कहानी के स्टार्टिंग के दोबारा वही सीन को दिखाया जाता है। मतलब शुभ और उसका फादर कुछ पूजा पाठ कर रहे होते हैं रात के वक्त और एक्चुअली शुभ और उसके फादर के साथ डीजे बैठा होता है। मतलब इन दोनों से पूजा करवा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद पता है ना क्या हुआ, शुभ के फादर की मौत हो जाती है। डीजे डेड बॉडी को देखकर समझ जाता है कि पंडित की मौत पानी में गिरने की वजह से नहीं कि बल्कि जहर की वजह से हुई। उसके बाद जब डीजे शुभ के पास आकर कंडोलेंस देने की कोशिश करने लगता है तो शुभ डीजे से कहने लगता है आदमी को अपने कर्म के अनुसार उसका फल मिलता है और इसकी आंखों में जर्रा भी दुख नजर नहीं आता। खैर प्रेजेंट डे पर जब निखिल को होश आता है तो किसी अनजान जगह पर होता है, बंद कमरे में। और इसी तरह इस कमरे में कुछ सीसीटीवी कैमरास भी लगे होते हैं। मतलब वो किलर निखिल को ऑब्जर्व करते रहता है। एट द सेम टाइम नैना अपनी बेटी के साथ इंडिया आती है। पहले निखिल को देखने के लिए इसके ऑफिस आती है। नुसरत नैना को निखिल के बारे में सच बताने लगती है कि निखिल कल रात से मिसिंग है। इस तरफ निखिल के रूम में एक लैंडलाइन फोन होता है। इस फोन से जब निखिल पुलिस वालों को कॉल करता है तो किलर फोन पिक करके निखिल से कहने लगता है कि तुम जिस नंबर को भी डायल करो वो नंबर मेरे पास ही आता है। दूसरी तरफ लोलार्क सेंट्रल जेल आकर डीजे से निखिल के बारे में बताने लगता है कि किलर ने निखिल को किडनैप कर लिया। और उसी तरह डीजे को इसके कुछ पुराने फाइल्स देने लगता है कि शायद कोई पुराना केस हो जो कोई बंदा डीजे और निखिल से बदला ले रहा हो। डीजे अपने सेल में जाकर इन सारे केस की स्टडी करने लगता है लेकिन इसको कोई भी लीड नहीं मिलती। इस तरफ जब निखिल उस किलर की बात नहीं मान रहा होता, मतलब खाना वाना नहीं खा रहा होता, तो वो किलर निखिल को टीवी में इसकी बीवी बेटी की वीडियो दिखाने लगता है। अगर निखिल ने इसकी बात नहीं मानी तो इसकी फैमिली को मार देगा। थोड़ी देर के बाद वो किलर निखिल को अभिलाषा नाम की एक साइंटिस्ट के डिटेल्स देने लगता है। अभिलाषा को मारने में हेल्प करने के लिए कहता है। एक्चुअली अभिलाषा एक न्यूरो साइंटिस्ट होती है। रिसेंटली अभिलाषा ने एक नई खोज की होती है। इंसान अपने दिमाग में जो सोचता है उसकी इमेज बनाया जा सकती है। इस तरह से निखिल को अभिलाषा के बारे में बताकर यही पूछने लगता है कि अभिलाषा को कैसे मार सकते हैं और वो भी विदाउट एनी क्लू। निखिल उस किलर से अभिलाषा के रूटीन के बारे में पूछने पर यह बात पता चलती है कि कल या परसों अभिलाषा डेंटिस्ट के पास जाने वाली है। निखिल किलर से कहने लगता है कि तुमको उसके दांत को रिप्लेस करना होगा टाइटेनियम से आयरन। अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वो अपने काम पर जाएगी उस टाइम तुमको वहाँ पर रहकर अभिलाषा को चकमा देना होगा ताकि अभिलाषा खुद उस स्कैनिंग मशीन में जाए। स्कैनिंग लेते समय तुमको मैग्नेटिक रिसोनेंस की वैल्यू बढ़ानी होगी जिसकी वजह से अभिलाषा का दांत एक बुलेट की तरह काम करेगा। वो दांत फोर्सफुली बाहर आने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। उसको मारने के बाद उसकी गाड़ी के साथ किसी लेक में फेंक देना है। इस तरह से निखिल उस किलर को ये एडवाइस देने की वजह से किलर उसी तरह से उस बंदी को मार देता है। इस तरफ सेल में डीजे पुराने केसेस में किलर की खोज कर रहा होता है। तभी डीजे को शुभ के बारे में याद आता है। तभी लोलार्क और नुसरत डीजे के पास आकर इस केस में हेल्प करने के लिए कहते हैं। सो डीजे क्राइम स्पॉट पर जाता है। तब तक पुलिस वाले पानी से उस लड़की की लाश को निकाल चुके होते हैं और एक्चुअली इस औरत की उंगली भी कटी होती है। और उसी तरह डीजे लोलार्क और नुसरत से ये कहने लगता है कि ये कत्ल किलर ने नहीं बल्कि निखिल ने किया, मतलब मदद की होगी। उसके बाद सीन दोबारा 10 साल पहले शिफ्ट होता है वाराणसी। एक दिन पुलिस वाले शुभ के घर आकर शुभ को गिरफ्तार कर ले जाते हैं इसके फादर के मर्डर केस में। जेल में आने के बाद शुभ जेल की दीवारों पर असुर राक्षस के स्केचेस बनाने लगा और इसकी बातें ऐसी फिलॉसफी टाइप होती थी जो कोई भी बंदा शुभ की बातें सुनेगा इसका मुक्त हो जाएगा। इस तरह से जेल में ही शुभ को
थोड़े बहुत फॉलोअर्स बन गए थे। वहाँ के कुछ कैदी शुभ को अपना गुरु मानने लगे। खैर प्रेजेंट डे पर नुसरत नैना के पास आकर निखिल के बारे में कुछ बातें बताने लगती है। एक्चुअली निखिल इनडायरेक्टली डीजे को कुछ मैसेज भेजना चाहता है। डीजे उसी को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लोलार्क अपने सुपीरियर के पास आकर यही रिक्वेस्ट करने लगता है, सर इस केस को क्रैक करने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है, ना डीजे है ना निखिल। इस केस में हम लोगों को डीजे सर की हेल्प चाहिए। हायर ऑफिसर कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डीजे एक अक्यूज है और वो जेल में है। लोलार्क को अपने हायर ऑफिसर की बातें पसंद नहीं आती, वहाँ से चला जाता है। इस तरफ निखिल टीवी न्यूज चैनल में अभिलाषा की न्यूज देखते रहता है और ये भी देखने लगता है कि अभिलाषा की बेटी और माँ बहुत फूट फूट कर रो रहे हैं। अब इन दोनों का ख्याल कौन रखेगा। टीवी में उस बच्ची को रोता हुआ देख निखिल भी बहुत रोने लगता है। अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है कि सारी गलती इसकी है। खैर डीजे ने लोलार्क को वाराणसी जाकर शुभ के बारे में पता करने के लिए कहा था। उसी के बारे में पता करने के लिए लोलार्क वाराणसी आता है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने पर शुभ के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं मिलते। इस तरफ सेंट्रल जेल में कैदियों को मोटिवेट करने के लिए केसर नाम का एक मोटिवेशनल स्पीकर जब जब जेल आया करता है। अब केसर की स्पीच सुनने के लिए डीजे भी वहाँ पर आकर बैठता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ निखिल के पास निखिल को किडनैप करने वाला बंदा उसके सामने आकर खड़ेता है और ये किडनैपर मर्डर का सारा इल्जाम निखिल पर ही डालने लगता है। निखिल इस बंदे को यही कहने लगता है कि ये मर्डर मैंने नहीं तुमने किया। जाते जाते किडनैपर निखिल से कहने लगता है कि अगले मर्डर के लिए रेडी रहना, मैं बस अपना धर्म पूरा कर रहा हूँ और तुम मेरे सारथी हो। इस तरफ जेल में केसर की स्पीच खत्म होने के बाद डीजे केसर से मिलने के लिए आता है। बात यह है कि जब जब डीजे केसर की पॉडकास्ट सुनते रहता है, थोड़ी देर के बाद डीजे का सुपीरियर डीजे से मिलने के लिए जेल आता है और उसे कहने लगता है कि तुम जेल में रहकर ही इस केस पर काम करो, तुम्हारी टीम तुमसे मिलने के लिए आती रहेगी। इस तरफ वाराणसी में लोलार्क एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर जाता है, वही शुभ के बारे में पता करने के लिए। वो रिटायर्ड पुलिस वाला लोलार्क को शुभ के बारे में बताने लगता है। वो लड़का जेल में आने के बाद इसके बड़ी उम्र के कैदी भी इसको फॉलो करने लगे थे। इसी दरमियान में एक दिन जेल में आग लग गई। उस हादसे के दौरान बहुत सारी कैदी मर गए और शायद उसी में वो लड़का भी मर गया। उस लड़के की फोटो को हासिल करने के लिए लोलार्क को एक ऑफिस का एड्रेस बताने लगता है। इस तरफ डीजे की टीम डीजे से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। यही से ये लोग केस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो डीजे की टीम विक्टिम्स के बैकग्राउंड के बारे में चेक करने लगते हैं, मतलब मर्डरर किस तरह से अपने विक्टिम्स को सेलेक्ट करता है। हर एक सीरियल किलर का कोई न कोई पैटर्न जरूर होता है, उसी पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं ये लोग। सारे विक्टिम्स को स्टडी करने के बाद ये बात पता चलती है कि सारे लोग बहुत अच्छे लोग थे, मतलब नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और उसी तरह हाईली टैलेंटेड पर्सन्स। तभी लोलार्क डीजे को कॉल करके शुभ के बारे में बताने लगता है कि सर 10 साल पहले जेल में आग लग चुकी थी, उसमें काफी सारी कैदी मर गए, शायद शुभ भी मर चुका होगा। डीजे कहने लगता है नहीं लोलार्क, मैंने उस लड़के को अपनी आंखों से देखा, वो इतना जल्दी मरने वाला नहीं है। इस तरफ निखिल अपने कमरे में पड़े हुए लैंडलाइन से उस किलर को कॉल करने लगता है, लेकिन वो किडनैपर तो अपने सीट पर मौजूद नहीं होता, तो निखिल समझ जाता है। निखिल लैंडलाइन फोन की केबल और टीवी की केबल से कुछ जुगाड़ करके आसपास के सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इस तरफ डीजे की टीम में एक नया बंदा होता है, ये कुंडली वगैरह में बहुत अच्छे से बिलीव करते रहता है। डीजे से कहने लगता है कि सर अगर हम विक्टिम्स की कुंडली बनाया जाए तो शायद उससे कुछ पता चलेगा। डीजे इसके लिए हाँ कह देता है। इस तरफ किडनैपर निखिल को आदित्य नाम के एक बंदे की डिटेल सेंड करता है, कॉल करके कहने लगता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट यही है। निखिल इसके लिए टोटली मना करने लगता है क्योंकि आदित्य एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको मानना इम्पॉसिबल। लेकिन किडनैपर निखिल को उसकी फैमिली की वीडियो दिखाकर दोबारा इसको धमकाने लगता है कि मेरे एक इशारे पर तुम्हारी बीवी बेटी मर सकती है, यू हैव नो चॉइस। इस तरफ लोलार्क को फाइनली किसी ऑफिस में शुभ की थोड़ी बहुत जली हुई फोटो मिल जाती है, डीजे को सेंड करता है। फोटो को देखकर डीजे अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। 10 साल पहले डीजे ने ही शुभ को गिरफ्तार करवाया था। उसके बाद सीन 1 साल पहले शिफ्ट होता है, जब एक बूढ़ा पेंटर असुर की पेंटिंग कर रहा होता है। इसका पोता आकर इस पेंटिंग के बारे में पूछने लगता है। पेंटर अपने पोते से कहने लगता है कि इस असुर का नाम है कली, जो चारों युग में मौजूद था। कली की वजह से ही बड़े बड़े युद्ध हुए थे। जब युद्ध में कली की हार हुई, कली अपने किले में जाकर छुप गया। जब कलयुग में ज्यादा पाप बढ़ेगा, तब कली दोबारा बाहर आकर राज करेगा। मैथोलॉजी के हिसाब से कल के अवतार लेके कली का वध करेगा, एक नया युग शुरू होगा। अगर कली का अंत नहीं हुआ तो ये कलयुग चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इस तरह से ये कहानी अपने पोते को सुनाने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक बंदा असुर का मास्क पहनकर इस पेंटर को मार देता है। एक्चुअली किलर ने इस बंदे को इसलिए मारा ताकि इन मर्डर्स के जरिए से
निखिल को इंडिया वापस बुलाए। खैर प्रेजेंट डे पर निखिल आदित्य को कैसे मारे यही प्लान करने लगता है। इस तरफ वाराणसी में लोलार्क शुभ के घर आता है उसके दादाजी से मिलने के लिए। शुभ के दादा का भी मानना यही होता है जेल में आग लगने की वजह से शुभ की मौत हो चुकी होगी। उसके बाद लोलार्क शुभ की डायरी को देखने लगता है तो इस किताब में डिफरेंट टाइप के असुर के स्केचेस बना के रखा होता है शुभ ने। अब शुभ का दादा भी एक पंडित होने की वजह से लोलार्क को ग्रहों के बारे में एक कहानी को बताने लगता है कि हमारी जिंदगी में ग्रहों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। विष्णु पुराण में देव और असुर के बारे में एक कहानी लिखी गई है। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से 2 पत्नियों का नाम था अदिति और दिति। ऋषि का संभोग जब अदिति के साथ हुआ उस वक्त सारे ग्रह अच्छे स्थिति में थे जिसकी वजह से अदिति से देवता पैदा हुए। ये देखकर दिति को थोड़ा जलन महसूस हुई। दिति भी ऋषि के पास जाकर संभोग करने की कोशिश की। ऋषि ने समझाया कि फिलहाल ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन दिति नहीं मानी जिसकी वजह से दिति के गर्भ से शैतान पैदा हुए असुर। इसके बहुत सालों बाद देव और असुर के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। जब असुरों की हार हुई अदिति के पुत्रों को स्वर्ग मिल गया और वही देवता कहलाए। सो शुभ का फादर यही चाहता था कि शुभ का जन्म एक ऐसे समय में हो जिस वक्त सारे ग्रह अच्छे स्थिति में हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुभ उस डेट को पैदा नहीं हुआ। सो शुभ का फादर यही मानने लगा कि शुभ एक असुर है। इसको बचपन में ही मारने की कोशिश की लेकिन फादर शुभ को बचा लिया। इस तरफ केसर दोबारा जेल आकर कैदियों को मोटिवेशनल स्पीच देते रहता है। स्पीच खत्म होने के बाद डीजे केसर के पास आकर इसकी छोटी सी हेल्प मांगने लगता है, मतलब विक्टिम्स की कुंडली पढ़ने के लिए कहता है। सो केसर सारे विक्टिम्स की कुंडली पढ़कर डीजे से कहने लगता है कि ये सारे लोग धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए। कहा जाता है कि जो कोई भी इस नक्षत्र में पैदा होता है वो महान काम करते हैं। उसके बाद डीजे अपने टीम मेंबर से यही पूछने लगता है कि किलर को कैसे पता कि इन सारे लोगों का धनिष्ठ नक्षत्र है। तभी रसूल कहने लगता है कि शायद किलर एनआईसी के डेटाबेस को हैक कर रहा होगा। डीजे पूछने लगता है क्या तुम इस एनआईसी डेटाबेस को हैक कर सकते हो। रसूल कहने लगता है थोड़ा टाइम लगेगा सर, क्योंकि उनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। डीजे कहने लगता है हमारे पास इतना टाइम नहीं। इस तरफ निखिल किलर को कॉल करके कहने लगता है कि मैंने आदित्य को मारने का प्लान बना लिया। तभी किलर निखिल को एक इनविटेशन कार्ड भेजता है, मतलब कुछ दिनों बाद आदित्य का एंगेजमेंट होने वाली होती है। निखिल कहने लगता है कि इसी पार्टी में उसको मार सकते हैं। इस तरफ जेल में डीजे नैना को अपने पास बुलाकर एनआईसी का डेटाबेस हैक करने के लिए कहता है। नैना इसके लिए मान भी जाती है। इस तरफ निखिल आदित्य को मार के इनडायरेक्टली डीजे को एक मैसेज भेजना चाहता है, मतलब उसी की प्लानिंग करते रहता है कि किस तरह से डीजे को मैसेज भेजे। इस तरफ नैना फाइनली एनआईसी के डेटाबेस को हैक कर ही लेती है। देखने पर पता चलता है कि इस नक्षत्र के काफी सारे लोग हैं। डीजे को इन सारे नामों को देखकर समझ में नहीं आता कि आखिरकार किलर अपने विक्टिम्स को कैसे सेलेक्ट कर रहा है। इन लोगों में से एक और कॉमन बात क्या है। तभी इस लिस्ट में डीजे की नजर आदित्य पर पड़ती है। अपनी टीम से कहने लगता है कि मेरा सिक्स्थ सेंस बता रहा है कि किलर का नेक्स्ट टारगेट यही हो सकता है। थोड़ी देर के बाद किलर डीजे को कॉल करके ये बताने लगता है तुमको तो पता चल चुका होगा कि मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन है, और डीजे तुमको एक और क्लू भी देता हूँ, उसकी एंगेजमेंट पार्टी के दिन मैं उसको मारूंगा। सो डीजे को समझ में नहीं आता कि आदित्य की बात सिर्फ इसके टीम मेंबर्स ही जानते थे। तभी ये बात किलर को कैसे पता चल गई। सो दूसरे दिन सीबीआई वाले आदित्य के पास जाकर उसे वार्न करने लगते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन आदित्य इस बात को फालतू में उड़ाने लगता है। खैर जो भी हो, पार्टी के दिन फुल सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, लेकिन किलर बहुत ही चालाकी से आदित्य को मार देता है और जाते जाते इसके चेहरे पर मास्क पहनाता है और उसी तरह इसकी उंगली भी काट ले जाता है। 10 साल पहले जब शुभ जेल में था, एक दिन निखिल शुभ से मिलने के लिए जेल आया था। शुभ से कहने लगा था कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, मैं तुमको जुवेनाइल होम भेज दूंगा। लेकिन शुभ निखिल के सामने कुछ फिलॉसफी टाइप बातें करने लगता है और उसी तरह निखिल से ये भी कहने लगता है कि सारी गलती डीजे की है। आने वाले दिनों में हम दोनों की अवश्य मुलाकात होगी। प्रेजेंट डे पर डीजे का सुपीरियर डीजे के टीम के पास आकर इनको डांटने लगता है कि हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं उखाड़ पाए। इसके बाद डीजे और नुसरत आदित्य की ऑटोप्सी करने लगते हैं, मतलब यही पता करने के लिए कि आदित्य की मौत कैसे हुई। डीपली एग्जामिन करने पर यह बात पता चलती है कि आदित्य को अल्सर था और एक हल्का सा जहर वाइन ग्लास में था, लेकिन उस जहर का इफेक्ट स्पेशली आदित्य पर पड़ा क्योंकि इसको अल्सर था। नुसरत को एक और बात पता चलती है कि आदित्य के बॉडी में 2 और केमिकल एलिमेंट्स भी पाए गए और ये 2 एलिमेंट्स नॉन टॉक्सिक है। डीजे समझ जाता है कि ये 2 एलिमेंट्स आदित्य को मारने के लिए नहीं
बल्कि निखिल इनडायरेक्टली हमको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ निखिल के पास वो किलर आकर इसकी मांगी हुई सिगरेट पैकेज को देने लगता है और इस किलर को देखकर निखिल शॉक में रह जाता है। मतलब आदित्य का कत्ल मुंबई में हुआ। किलर से पूछने लगता है कि तुम इतना जल्दी मुंबई से दिल्ली कैसे आ गए। किलर जवाब देने लगता है कि मैं हर जगह पर मौजूद हूँ, शीघ्र ही मुलाकात होगी। बाद में निखिल को समझ आ जाता है कि किलर एक नहीं बल्कि दो है और इसी तरह ये जो वर्ड है शीघ्र ही मुलाकात होगी, इस वर्ड को सुनकर शुभ की याद आती है। मतलब जिस बंदे ने इसको किडनैप किया वो शुभ है। इस तरफ जेल में डीजे अपने माइंड को फ्री करने के लिए केसर का पॉडकास्ट सुनते रहता है। उसी वक्त लोलार्क वापस दिल्ली आता है, मतलब शुभ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। डीजे लोलार्क को इस पॉडकास्ट के बारे में बताने लगता है, मतलब केसर के बारे में, कि किस तरह से ये बंदा चीजों को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद डीजे केसर को कॉल करके अपने पास बुलाकर दोबारा इस केस में हेल्प करने के लिए कहता है। केसर केस की अच्छे से स्टडी करके डीजे से कहने लगता है कि अब तक जो लोग भी मरे हैं वो सारे के सारे अच्छे लोग थे और पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है कि असुर हमेशा सिद्धि लोगों को मारते थे और इस केस में किलर अपने आप को असुर मान रहा है और ये असुर अच्छे लोगों को मारकर इनडायरेक्टली विष्णु को चैलेंज कर रहा है कि विष्णु अपना 10वां अवतार ले, मतलब कल्कि का अवतार ले, जैसा उस बूढ़े पेंटर ने अपने पोते को कहानी सुनाई थी ना, उसी तरह से। इस तरफ निखिल को कुछ अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। तभी किलर निखिल को कॉल करता है, दूसरा मर्डर करने के लिए रेडी होने के लिए कहता है। निखिल डिमांड करने लगता है कि मुझे नैना से बात करनी है। दूसरी तरफ लोलार्क केसर के स्पीचेस लेकर एक प्रोफेसर के पास जाता है, क्योंकि लोलार्क को केसर पर थोड़ा शक होता है। वो प्रोफेसर जेल का स्पीच और पॉडकास्ट का स्पीच दोनों सुनने के बाद ये कंक्लूड करने लगता है कि ये दोनों अलग अलग बंदे हैं। इस तरफ निखिल किलर की मदद से नैना को कॉल करता है। पहले तो ये बताने लगता है कि ये ठीक ठाक है, सेफ ही है। बाद में नैना को कुछ कोड लैंग्वेज में उसको कुछ समझाने की कोशिश करने लगता है। फोन में बात करने के बाद नैना फटाफट से डीजे के पास आती है। डीजे और उसकी टीम को रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है जो निखिल ने बात की। निखिल की बातें सुनने के बाद डीजे उन वर्ड्स को क्रैक कर लेता है कि किलर एक नहीं दो है और इसी तरह ये किलिंग्स शुभ कर रहा है। उसके बाद डीजे आदित्य की बॉडी में जो एलिमेंट्स पाए गए उसको क्रैक करने पर यह बात पता चलती है कि एक्चुअली वो एक कोऑर्डिनेट्स है। लोलार्क से कहने लगता है कि कुछ पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस एरिया की खाली बिल्डिंग्स में तलाशी लो। निखिल वही किसी बिल्डिंग में हो सकता है। उसके बाद लोलार्क डीजे को खोपचे में बुलाकर केसर के बारे में बताने लगता है कि मुझे केसर पर शक है। मतलब दोनों स्पीचेस में अलग अलग बंदे की आवाज है, तो वो दूसरा बंदा कौन है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस बंदे की पॉडकास्ट को सुनने वाले काफी सारे लोग हैं और जो कोई भी बंदा शुभ को फॉलो करता है उस बंदे के पास इन्फिनिटी का टैटू लगा होता है। खर्च के बाद वो किलर 3 लोगों को टारगेट बनाता है, नीरज, राधिका, उमर। तभी ये नोटिफिकेशन नैना को पहुंच जाती है कि किलर डेटाबेस में अपना नया टारगेट ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस लोकेशंस पर जाकर एम्प्टी बिल्डिंग्स की तलाशी लेते रहते हैं। जब फाइनली 2 पुलिस वाले किलर के लोकेशन तक पहुंच जाते हैं तभी वो किलर इन दोनों पुलिस वालों को गोली मार के मार देता है। इस तरफ डीजे नैना से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगता है कि उस डेटाबेस में इसका भी नाम ऐड कर दे। मतलब डीजे किलर के लिए एक जाल बिछाना चाहता है। जब किलर डीजे को मारने के लिए आएगा उसको पकड़ लेगा। पहले तो नैना इसके लिए मना करने लगती है, लेकिन बाद में डीजे इसको समझा लेता है अगर ये टारगेट नहीं बना तो नीरज, राधिका, उमर ये तीनों टारगेट बनेंगे। सो नैना डेटाबेस में डीजे का नाम ऐड करने पर किलर के सामने भी डीजे का नाम ही आता है। सो किलर निखिल को डीजे के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट डीजे है। ये देखकर निखिल के तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनल एपिसोड। 10 साल पहले जब निखिल को शुभ के बारे में पता चला, निखिल डीजे से इसी के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर बात यह है कि एक्चुअली डीजे ने जानबूझकर शुभ की उम्र बढ़ाकर उसको जेल में डाल दिया, हालांकि शुभ को जुवेनाइल होम में होना चाहिए। सो निखिल उसी के बारे में डीजे पर उंगली उठाने लगता है कि सर आपने जो किया वो गलत किया। लेकिन डीजे निखिल को समझाने लगता है कि शुभ ने उस उम्र में ही अपने बाप को जहर देकर मार दिया, तो तुम ही सोचो बड़ा होकर वो कितना बड़ा क्रिमिनल बनेगा, इसलिए वो जेल में रहना ही बेहतर होगा। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने की वजह से निखिल ने सीबीआई की जॉब को छोड़कर अमेरिका चला गया नैना के साथ। खैर प्रेजेंट डे पर डीजे की टीम को ये बात पता चलती है कि नीरज, राधिका, उमर किडनैप हो चुके हैं। इसके कारण दिल्ली में बहुत हलचल मची हुई है। दूसरी तरफ जेल में डीजे को बचाने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। निखिल किलर को यही बात बताने लगता है कि डीजे सर को मारना इट्स इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ डीजे लोलार को ऑर्डर देने लगता है कि तुम फटाफट से एक टीम के साथ केसर के घर जाओ, उसे गिरफ्त में लो। दूसरी तरफ किलर इन 3 लोगों को, नीरज, राधिका, उमर को
किसी बंद कमरे में बंद कर देता है और इनके पास सिर्फ 12 घंटे का समय होता है जिंदा रहने के लिए। मतलब इस कमरे में उतनी ही ऑक्सीजन होती है। सो किलर इन तीनों से कहने लगता है, अगर तुम लोगों को बचना होगा तो किसी एक या दो को मारना होगा, जो लास्ट बचेगा वही बाहर निकलेगा। दूसरी तरफ निखिल एक पेंसिल लेकर अपनी नाक में जख्म कर लेता है। नाक से हल्के से खून भी बहने लगता है। सो वो किलर निखिल की हालत देखकर उसको थोड़ा बहुत पानी वगैरह देने लगता है। दूसरी तरफ लोलार्क एक टीम के साथ केसर के घर जाता है, लेकिन केसर अपने घर में मौजूद नहीं होता। इसी दरमियान में लोलार्क रसूल के हाथ में एक जख्म को देखता है। रसूल से पूछने पर यह कहने लगता है कि बचपन में इसका हाथ थोड़ा जल गया था। दूसरी तरफ निखिल के कहने पर वो किलर जेल में जाता है, मतलब डीजे को मारने के लिए। यही निखिल का प्लान होता है, क्योंकि जेल के बाहर से तो डीजे को नहीं मार सकते। खैर जेल में आने के बाद कुछ कैदी वॉलीबॉल खेलते रहते हैं। गेम के दौरान वो बंदा जानबूझकर उस वॉलीबॉल को जेल के बाहर डाल देता है। प्लान के हिसाब से जेल के बाहर उस किलर का एक बंदा होता है जो उस बॉल से रिप्लेस कर देता है। दूसरी तरफ डीजे को ये याद आता है कि केसर स्मार्ट वॉच पहनता है। नैना से कहने लगता है कि वो स्मार्ट वॉच ट्रैक करे। पता चलता है कि फिटमेट पहनने वाले काफी सारे लोग हैं, लेकिन डीजे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फाइनली केसर के फिटमेट का लोकेशन पता कर ही लेता है। सो डीजे लोलार्क को कॉल करके बताने लगता है कि फटाफट से तुम उस लोकेशन पर जाओ। सो लोलार्क अपनी टीम को लेकर जब वहां पर जाता है तो वहां पर केसर होता है। फटाफट से इसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। तभी दो पुलिस वाले लोलार्क को कॉल करके एक और इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं, मतलब किसी लोकेशन का इन्फॉर्मेशन। सो लोलार्क रसूल को लेकर वहाँ पर जाने लगता है। दूसरी तरफ उस किलर ने निखिल को जिस ग्लास से पानी दिया होता है, उस ग्लास में से बहुत ही चालाकी से किलर के फिंगरप्रिंट्स को हासिल करके दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगता है। ये सीन बहुत ही गजब लगा मुझे। फाइनली निखिल दरवाजा ओपन कर भी लेता है। इस तरफ जेल में वो किलर उस बॉल को फाड़कर कुछ वेपन्स वगैरह निकालने लगता है डीजे को मारने के लिए। दूसरी तरफ नीरज, राधिका, उमर का धीरे धीरे दम घुटने लगता है। इस तरफ जब लोलार्क और रसूल किसी लोकेशन पर जा रहे होते हैं, लोलार्क रसूल पर शक करने लगता है, मतलब इसके पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछने लगता है कि इसका घर कहाँ पर है, किसने पढ़ाई कहाँ पर की। बाद में लोलार्क को रसूल के बारे में एक क्लैरिटी आ जाती है। दूसरी तरफ निखिल उस किडनैपर के चंगुल से बचकर कहीं दूर आता है। एक दुकान की टीवी में ये देखता है कि किडनैपर ने उन तीनों की लाइव टेलीकास्ट प्ले कर रहा है, मतलब नीरज, राधिका, उमर की। इस तरफ जेल में किलर किचन में आग लगा देता है ताकि इसी हड़बड़ाई में ये डीजे को मार सके। वो किलर सारे पुलिस वालों को चकमा देकर फाइनली डीजे के कमरे में आ ही जाता है। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। डीजे उस किलर को पकड़ ही लेता है। दूसरी तरफ सीबीआई वाले केसर को मार पीट कर हॉस्टेजेस के बारे में पूछने लगते हैं, मतलब नीरज, राधिका, उमर को कहाँ पर छुपा कर रखा। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि सीबीआई वाले केसर को शुभ समझ रहे होते हैं और इसी तरह निखिल उस बंदे को शुभ समझ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद डीजे भी केसर के पास आता है पूछताछ करने के लिए। पहले तो केसर को एक इंजेक्शन डालता है, शायद सच बोलने वाली इंजेक्शन, लेकिन केसर पर इस दवाई का कुछ भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ लोलार्क और रसूल उस जगह पर आते हैं जहाँ पर निखिल बंधा हुआ था, मतलब किलर का मेन लोकेशन, जहाँ से वो सारी चीजें ऑपरेट करता है। तभी इसी दरमियान में रसूल के बैग से इसकी डायरी नीचे गिरती है। जब लोलार्क इस डायरी को ओपन करता है तो इसमें राक्षस के स्केचेस होते हैं। ऐसे ही स्केचेस लोलार्क ने शुभ की डायरी में भी देखा था। ये देखकर लोलार्क को रसूल पर शक होने लगता है। जब तक लोलार्क अपनी गन अपने हाथ में लेता, रसूल लोलार्क को जख्मी करके एक चेयर से बांध देता है। दूसरी तरफ निखिल टीवी में उन तीनों की वीडियो देखकर जान लेता है कि ये तीनों किसी केमिकल फैक्ट्री में बंधे हुए हैं। निखिल फटाफट से डीजे को कॉल करके इसी के बारे में बताने लगता है। उसके बाद जब डीजे केसर से इसी के बारे में पूछने लगता है कि कौन सी केमिकल फैक्ट्री, तो केसर डीजे से एक गेम खेलने के लिए कहता है। केसर के बैग में 3 गोलियां होती है। डीजे को ये गोलियां एक के बाद एक खानी होगी। सो डीजे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पहली गोली खा लेता है। सो डीजे एक गोली खाने पर केसर केमिकल फैक्ट्री का नाम बता देता है। डीजे फटाफट से निखिल को कॉल करके उसके बारे में बताने लगता है। दूसरी तरफ रसूल ने लोलार्क को बांध कर रखा होता ना, तभी लोलार्क की बीवी लोलार्क को कॉल करती है। रिसेंटली लोलार्क बाप बना होता है। लोलार्क अपनी बीवी से बात करने के बाद रसूल लोलार्क को गोली मार के मार देता है। दूसरी तरफ केसर डीजे को एक और टैबलेट खाने के लिए कहता है। सो दूसरी गोली खाने पर डीजे की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। केसर डीजे को एक और इन्फॉर्मेशन देने पर डीजे यही इन्फॉर्मेशन निखिल को शेयर करता है। निखिल उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर किलर ने उन तीनों को कैद करके रखा होता है, लेकिन निखिल इस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाता। अंदर ये तीनों ऑक्सीजन की कमी होने पर ये सोच लेते हैं कि ये तीनों एक दूसरे को मारेंगे। उमर राधिका को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उसी वक्त नैना वहाँ पर आकर इस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगती है, मतलब हैक करके।
जब रसूल वहाँ पर बैठकर इस चीज को देखता है तो रसूल के दिमाग में एक और शैतानी आइडिया आता है। इन लोगों को रोकने के लिए रसूल निखिल को कॉल करता है। निखिल तो शॉक में ही रह जाता है क्योंकि निखिल जिस बंदे को शुभ समझ रहा था वो दोनों तो जेल में है, लेकिन ये तीसरा बंदा कौन है। रसूल कहने लगता है कि ये सब कुछ छोड़ो निखिल, तुम अपने खुदी से बाहर नहीं आए, मेरी मर्जी से बाहर आए। निखिल से ये भी कहने लगता है कि उन तीनों के पास दूसरा रास्ता था बाहर निकलने का, लेकिन उन तीनों ने दूसरा रास्ता अपनाया, मतलब एक दूसरे को मारकर बचकर निकलने का। देखा निखिल, दुनिया ऐसी ही है। उसके बाद निखिल से कहने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, तुम अपनी बेटी को बचाओगे या तो फिर इन तीनों को। सो फाइनली निखिल इन तीनों की जान को ही सेलेक्ट कर लेता है। तो रसूल वो दरवाजा खोल देता है। निखिल के घर में निखिल की बेटी की केयर करने के लिए एक लड़की होती है। ये लड़की भी शुभ की फॉलोअर होती है। रिया के खाने में जहर मिलाकर रिया को खिला देती है, मतलब निखिल की बेटी को, जिसकी वजह से निखिल की बेटी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डीजे को फटाफट से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ कमरे से बाहर आते वक्त राधिका पुलिस की गन लेकर उमर को गोली मार देती है, क्योंकि कमरे में उमर राधिका को मारने की कोशिश कर रहा था। खैर ये सब कुछ होने के बाद लोलार की बीवी लोलार की लाश को देखकर बहुत रोने लगती है। नैना निखिल को छोड़कर अमेरिका चली जाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली निखिल ने अपनी बच्ची को ही मारा। सीबीआई का सुपीरियर मीडिया के सामने आकर ये स्टेटमेंट देने लगता है कि केसर ही शुभ जोशी है, जो सारे सीरियल किलिंग्स कर रहा था। उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। इसके थोड़े दिनों बाद डीजे दोबारा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है। निखिल डीजे को देखकर इस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। इस तरह से सीजन 1 दी एंड होता है। तो सीजन 1 कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।